नमस्कार भाइयों और बहनों। जो भी विद्यार्थी हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं और किसान भाइयों की सेवा करना चाहते हैं और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज हम सर से मिलने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सर का परिचय लेंगे और सर से ये भी जानेंगे सर ने किस वर्ष अपना इस परीक्षा में भाग लिया था और सर ने किस वर्ष सफलता प्राप्त की और किस वर्ष सर की ज्वाइनिंग हुई। सर कृपया करके सर अपना परिचय दे दीजिए और सर अपना समय देने के लिए आपको धन्यवाद करना चाहते हैं सर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम चेतन दसोंधी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और फ़िलहाल यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश शासन में वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 1 में IPM लैब उरई में कार्यरत हूं। इसके लिए मैंने एग्ज़ाम 2020 में UPPSC के एग्ज़ाम मैंने क्लियर करी, उसके प्री मेंस के थ्रू, और फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और लगभग मुझे यहाँ पर 8 महीने का टाइम हो गया है ज्वाइन किए हुए। सर ने बताया था कि इसके पहले भी सर ने और सरकारी परीक्षाओं में भाग लिया और उनको भी सर ने क्लियर किया। सर से जानना चाहते हैं कि सर आपने इसके पहले सर कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम सर क्लियर किए, और सर कृपया करके सर बता दीजिए। सबसे पहले जब जैसे 2018 मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम पे मैंने NSC जो राष्ट्रीय बीज निगम होता है उसका एग्ज़ाम क्लियर किया था और 2020 में फिर से मैंने वो क्लियर किया, लेकिन उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि कुछ और बेटर मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। फिर मैंने जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एक पोस्ट होती है बैंक में, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा पहले रिजर्व लिस्ट में हुआ था, तो यूको बैंक में मैं था मेरा रिजर्व लिस्ट में। उसके बाद फिर मेरा बैंक ऑफ इंडिया में एज एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने वो ज्वाइन किया। इसके अलावा फिर मेरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मध्य प्रदेश में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके साथ ही साथ मैंने नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड नाबार्ड जैसे एग्ज़ाम में भी इंटरव्यू फेज तक मैं गया हूँ और उसके बाद फिर फाइनली मैंने यहाँ पर वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 1 की पोस्ट पर बैंक के बाद मैंने ज्वाइन किया है और मार्च से मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि इस पद तक जाने के लिए हमें किस डिग्री की आवश्यकता होती है या क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होना अनिवार्य है, तो सर से ही जानेंगे। सर कृपया करके सर बताइए। इस पद पर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें BSc ग्रेजुएशन जो होता है वो हमें BSc एग्रीकल्चर, जो कि मैंने कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से किया। उसके बाद मैंने MSc प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, जो कि एक स्पेशलाइजेशन होता है पौधों में किया, वो मैंने इंदौर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से किया है। और मेरी ग्रेजुएशन है जो वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से है और मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन हुए राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से हुई है जी। सर और सर इसमें सर क्या क्या आता है सर, आप सर बताना चाहेंगे सर? इसमें जो बेसिक्स है, हमें स्टार्टिंग जो प्री एग्ज़ाम होता है, प्री में जो जैसे यूपी के लिए दिया था तो यूपी का जनरल GK GS, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस होते हैं वही होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जब वो हम क्लियर करते हैं उसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होती है वो रिटर्न टाइप में होती है, जिसमें आपकी जिससे MSc है वो मेनली क्वेश्चन, जैसे कि मेरा प्लांट पैथोलॉजी से था तो स्पेशली मेरे जो क्वेश्चन है वो प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से, कीट विज्ञान से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही साथ एक पेपर पूरा हिंदी के लिए होता है जो रिटर्न हिंदी देना होता है, वो पूरा क्लियर करने के बाद सीधी ज्वाइनिंग होती है इसमें जी। सारी जानकारी लेने के बाद आप सर से एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि सर आपका सर कार्य क्या है, सर आपको क्या काम करने पड़ते हैं सर इस पद पर सर? जी, मैं यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप 1 के पोस्ट पर यहाँ पोस्टेड हूँ। मैं IPM लैब में, IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये इसका जो बेसिक मोटो है जिस पर पूरा IPM लैब टिका हुआ है उसका है जीव जीवस्य भोजनम, अर्थात एक जीव दूसरे जीव का भोजन होता है। तो हम ऐसे लाभकारी जीवों का यहाँ पर निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जो कि फसलों में पाए जाने वाले हानिकारक रोगों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि हम रोग और बीमारी जो कीट वगैरह हैं इनका बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल करना है उस पर काम करते हैं मेनली, इस तरीके से। अब सर से हम जानना चाहेंगे सर को एक साल में कितने अवकाश मिलते हैं सर, कृपया करके बता दीजिए। जो मेनली संडे वगैरह को छोड़कर 14 CL मिलती है और जो गवर्नमेंट छुट्टियां जो त्योहारों वगैरह की होती हैं वो छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन जैसे अगर सीज़न का काम है, जैसे रबी और खरीफ में जब मेनली हमारा प्रोडक्शन हाइप पे चलता रहता है और हमें सबकी डिलीवरी डिमांड्स कंप्लीट करना रहता है, उस टाइम फिर थोड़ा वर्क आवर्स हमको बढ़ाना पड़ता है और लंबा काम करता रहता है। अब सर से पूछना चाहेंगे कि सर आप सर जिस पद पे हो सर, आप सर अगर आपके सर डिपार्टमेंटल प्रमोशन सर होते हैं तो आप सर किस अधिकतम पद तक आपका सर चयन हो सकता है, किस पद तक आप सर पहुंच सकते हैं सर? दरअसल अब ये प्रोसीजर चेंज हो गया है। अब ऐसा है कि आपकी जो सिलेक्शन के टाइम पे जो रैंक रही है, रैंक के अकॉर्डिंग प्रमोशन होता है और जो हायर क्लास की है पोस्ट उसमें 50% डायरेक्ट भर्ती के थ्रू और 50% प्रमोशन के थ्रू होता है। तो लगभग 5 साल के लगभग पहला प्रमोशन मिल जाएगा। सर किस पद पर सर? उसके बाद में क्लास 2 के, अब जो क्लास 2 के पद पर मैं कृषि रक्षा अधिकारी के पद पर मेरा प्रमोशन होगा।
अब बहुत सारे विद्यार्थियों के जिनके मन में एक और सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम इस पद पर जाने के पश्चात क्या हमको इतना पर्याप्त समय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता कि किसी और बड़े पद के लिए हम तैयारी कर सकें, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस। तो सर कृपया करके सर बता दीजिए। देखा जाए तो काम होता है, वर्कलोड होता है थोड़ा, लेकिन इससे पहले भी जैसे मैंने किया है और अभी भी मेरा मानना तो यही है कि अगर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो काफ़ी सारा टाइम होता है कि हम हमारी वर्क के साथ साथ और बाकी तैयारी भी कर सकें और आगे के लिए और अच्छे पद के लिए भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। हम सर से जानना चाहते हैं कि सर आपको सर कितनी क्या सर सैलरी मिलती है, और अलाउंस के बारे में बता दीजिए सर एक दो। हाँ, जैसे कि लगभग जैसे 4600 ग्रेड पे के हिसाब से लगभग 46% डीए के हिसाब से पूरा कम्प्लीटली ग्रोथ सैलरी लगभग 65 to 70 के इन हैंड पर। जी। अब हम सर से आज का आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सर आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहते हैं सर कृपया। देखो, युवाओं को मेरी तरफ से यही संदेश है कि जैसे कहीं ना कहीं जब पूरी जो जनरेशन है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर को लेकर जो माइंडसेट है आज के युवाओं का उसको बदलने की काफ़ी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं लोग आईटी फर्म्स में या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स में इधर जाना चाहते हैं, लेकिन जहां हमारा देश का की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, तो हमारे देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कृषि के क्षेत्र में जाएं, कृषि के क्षेत्र में पढ़ाई करें, काम करें। कहीं ना कहीं जैसे गांव में माता पिता कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्चे बड़े होकर आधुनिकता की तरफ या शहरों में जाकर या फिर कहीं और जॉब्स करते हैं। उनको कमान लेनी चाहिए, उनको कृषि के क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि जब युवा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में काम करेंगे तो कृषि भी आगे बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ पूरा देश आगे बढ़ेगा। और कृषि को लेकर जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है अभी युवाओं में। तो यही मेरा संदेश है कि एग्रीकल्चर के ऊपर अपना ध्यान बढ़ाएं, क्योंकि कोई सा भी कल्चर हो उसका बेस एग्रीकल्चर ही है। यस सर, सर ने बहुत बढ़िया बात कही है आखिरी में। सर ने बहुत अच्छा संदेश दिया युवाओं को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए और अपने भारत माता की सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।